हम पृथ्वीराज थर्ड पढ़ रहे थे, जिसके पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी। मात्र 11 साल की उम्र में 1177 के अंदर जब वो राजा बनता है तो उसकी माता कर्पूरी देवी उसकी पैटर्न बनती है, गार्जियन बनती है, और अपने मंत्रियों कदम्बवास, भुवन, मल, स्कंद, वामन और सोड के माध्यम से सत्ता चलाती है। एक वर्ष बाद जब वो गार्जियनशिप से बाहर आया पृथ्वीराज, तो उसी समय उसके दो कजन्स अपरगंगे और नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। नागार्जुन गुड़गांव को मुख्य केंद्र बनाकर विद्रोह कर देता है अपने सेनापति देवभट्ट की सहायता से, पर पृथ्वीराज ब्रूटली किल्ड, बहुत ढंग से उन दुश्मनों को मार देता है। उसके बाद एक भांडानक जाति जो किसी समय सतलज के आसपास रहा करती थी, कालांतर में गुड़गांव और हिसार के आसपास के क्षेत्रों में बस गई थी और अब मथुरा, अलवर और भरतपुर में दहाड़े मार रही थी। 1182 में पृथ्वीराज चौहान उन पर हमला करता है और उनको समाप्त कर देता है, जिसकी जानकारी हमें जिनपति सूर्य देते हैं। उसी वर्ष 1182 में उसने महोबा के चंदेल राजा परमार्दी देव पर आक्रमण किया, क्योंकि उसने पृथ्वीराज के कुछ घायल सैनिकों को मरवा दिया था। आला और उदल नामक परमार्दी देव चंदेल के दो बहादुर सेनापति युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज जीतता और पंचुन राय को महोबा का प्रशासक बनाकर वापस लौट जाता है। 1184 में नागौर के युद्ध के अंदर भीम सेकंड चालुक्य से, जो गुजरात का राजा था, उसकी टक्कर होती है, जिसका कारण एक तो यह था कि नाडोल में दोनों राज्यों की सीमाएं टकरा रही थी तथा अब चालुक्य राजा शाकंभरी तक अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि दोनों ही आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे, पर पृथ्वीराज ने उसे विवाह कर लिया था, इसलिए भीम से नाराज था। लेकिन 1187 तक जाते जाते जगदेव प्रतिहार, जो कि चालुक्य राजा का एक मंत्री था, उसने इन दोनों के बीच में संधि करवा दी थी। कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद के साथ में पृथ्वीराज की प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, जिसका कारण यह था कि दोनों दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। दोनों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं जो थी आपस में टकरा रही थी। जयचंद था वो चंदेलों को सपोर्ट कर रहा था, उनके साथ गठबंधन बना रहा था। एक कारण यह बताया जाता है कि जयचंद की पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान किडनैप कर लेता है और उसके साथ शादी कर लेता है। इस बात को दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और सीवी वैद्य स्वीकार करते हैं। तराइन के पहले युद्ध के अंदर जो मोहम्मद गोरी के साथ 1191 में हरियाणा के करनाल नामक जिले के अंदर हुआ था, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सामंत गोविंदराज तोमर की सहायता से मोहम्मद गोरी को हरा देता है, जो कि तबरहिंद या भटिंडा पर कब्जा करके वह किला अपने काजी जियाउद्दीन को देकर आगे लड़ाई करने के लिए आ गया था। वह किला भी वापस छीन लिया गया, काजू जियाउद्दीन को भी पकड़ लिया गया था। बहुत सा धन लेकर काजू जियाउद्दीन को छोड़ा गया और वो यहाँ से भाग गया था। तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर एक बार फिर गोरी वापस आ जाता है 1192 में, उसी मैदान के अंदर 1 साल बाद में। इस बार छल, बल, विश्वासघात की सहायता से गोरी अचानक रात को सोई हुई सेना पर आक्रमण कर देता है और गोरी इस युद्ध को जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास पकड़कर मार दिया गया। हालांकि हसन निजामी कहता है कि उसने कुछ दिनों तक गोरी के अधीन अजमेर में शासन किया था, उसके बाद उसने बगावत की, उसके बाद उसको मार दिया गया था। हम पढ़ते हैं कि क्या कारण थे कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के अंदर हार गया था। तो हम देखते हैं कि एक तो आस पड़ोस के राज्यों के साथ जब उसके डिस्प्यूट्स चल रहे थे तो किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की थी गोरी के खिलाफ। दूसरा, जब इतने डिस्प्यूट्स आसपास वालों के साथ में चल रहे थे तो उसकी बहुत सारी सेना उधर इंगेज हो रखी थी। स्कंद, उदयराज जैसे कई सेनापति उसके इस युद्ध के अंदर नहीं गए थे और सोमेश्वर जैसा एक सेनापति दुश्मन की तरफ जाकर मिल गया था। हमें यह भी मानना पड़ेगा कि गोरी एक अच्छा कमांडर इन चीफ था और उसने अपनी डिप्लोमेसी से पृथ्वीराज को हरा दिया था। हम यह भी देखते हैं कि तराइन के पहले युद्ध के बाद तराइन के दूसरे युद्ध में 1 वर्ष का समय है और पृथ्वीराज चौहान अपनी तैयारियों की तरफ ध्यान नहीं देता है और गोरी को अब तैयारियां करने का पूरा मौका मिल गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ के राजस्थान के राजा अक्सर हाथियों पर लड़ते थे तथा घोड़ों की लड़ाई के अंदर हाथी हमेशा हारते हुए दिखाई दिए। यहाँ के राजाओं के शस्त्र बहुत भारी हुआ करते थे। तुर्कों की हल्की तलवारें बहुत जल्दी दुश्मनों को मार सकती थी, जबकि भारी हथियार अब उतने अच्छे नहीं रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि इस तराइन के दूसरे युद्ध से हार से भारत पे क्या परिणाम आए, तो भारत पर यह परिणाम आया कि 1192 के बाद भारत पर एक फॉरेन रूल की सीरीज शुरू होती है जो टिल इंडिपेंडेंस जारी रहती है। गोरी के सक्सेसर के लिए अच्छा मौका था कि पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े राजा को हराने के बाद भारत पर उनका अधिकार बहुत सरल सा हो गया था। राजपूतों की जो राइजिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, जो अपने पीक पर पहुंचे हुए थे कि लगभग उत्तर भारत पर उनका कब्जा था, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद कोई भी राजपूत राजा दोबारा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया था। हालांकि आर्ट एंड कल्चर पर कुछ मिले जुले प्रभाव आए, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आए। कंपोजिट कल्चर, इंडो इस्लामिक कल्चर आई, जिसके असर हमें स्थापत्य कला में, चित्रकला में, संगीत सब जगह पर देखने को मिलते हैं, जो कि हम मिडिवल के अंदर पढ़ते हैं। धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिला। मुसलमानों में जहां सूफी, वहीं हिंदुओं के अंदर भक्ति आंदोलन चला, जिसने दोनों धर्मों के बीच एक पुल बांधने का काम किया, सामंजस्य बनाने का काम किया। हालांकि तुर्कों द्वारा दिखाई गई नरसंसता में हिंदू और बौद्ध कल्चर को बहुत नुकसान पहुंचा। मंदिर तोड़े गए, मठ तोड़ दिए गए, किताबें जला दी गई, विश्वविद्यालय तोड़ दिए गए। हम देखते हैं कि 1200 ईस्वी के बाद में बौद्ध संस्कृति का भारत में अधिक कोई नाम लेवा नहीं बच पाया था। पृथ्वीराज चौहान न केवल योद्धा था, बल्कि वो बहुत
अच्छा विद्वान था, उसने एक आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री बनाई थी जिसको पद्मनाभ संभाला करते थे, जो विग्रह चतुर्थ के टाइम से यही काम किया करते थे। वहां भी डिबेट्स वगैरह कंडक्ट करवाई जाती थी। इवन कहते हैं पृथ्वीराज चौहान खुद 6 भाषाएं जानता था। हम ये भी पढ़ते हैं कि उसके दरबार में खूब सारे विद्वान थे। चंद्रबरदाई, जिसे हम पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जानते हैं, अपना पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी, जिसे हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, फर्स्ट एपिक ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। जैनक, जो कि कश्मीरी कवि थे, उन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक एक बेहद हिस्टोरिकल बुक लिखी। बागेश्वर जनार्दन थे, आपके या विश्वरूप थे, आशाधर थे, ऐसे कई विद्वान उसके दरबार में और रहा करते थे। राय पिथौरागढ़ का किला बनाने के कारण उसकी उपाधि थी, चूंकि बहुत सारी जीत हासिल की, इसलिए विद्वानों ने उसको दल पोंगल कहा था। हालांकि कई इतिहासकार आरोप लगाते हैं कि वो इमेच्योर कमांडर था और उसमें फोरसाइट नहीं थी, आगे की तरफ सोचने वाला नहीं था, क्योंकि त्राइन के दूसरे युद्ध में वह हार गया था तथा उसने त्राइन के पहले युद्ध के बाद भागती हुई सेना का आक्रमण नहीं किया था और गौरी द्वारा माफी मांग लेने पर उसे छोड़ दिया था, जो कि कालांतर में उसके लिए घातक हुए। पर हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि त्राइन के दूसरे युद्ध से पहले उसने किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया था। वह तमाम युद्धों के अंदर विजेता रहा था, इसलिए केवल एक हार के आधार पर उसको इमेच्योर नहीं कहा जा सकता। दूसरा, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि दुश्मन की भागती हुई सेना का पीछा नहीं करना और दुश्मन को माफी मांग लेने पर छोड़ देना पृथ्वीराज चौहान की गलती नहीं है, बल्कि उस समय की मांग थी, उस समय की वैल्यूज थी। सनातन संस्कृति यह कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले तो छोड़ दिया जाना चाहिए, तथा दुश्मन की सेना भाग रही हो तो उसका मुकाबला नहीं किया जाना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान केवल अपने उन वैल्यूज को फॉलो कर रहा था, इसके अलावा उसकी कोई भी दूसरी बात नहीं थी। मुझे लगता है ऐसा वह नहीं करता तो हम उसको याद भी नहीं करते। हम उसको याद इसीलिए करते हैं कि वो अपने वैल्यूज के ऊपर टिका रहा था। भले ही उसकी हार ने भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, पेड द रूट ऑफ स्लेवरी फॉर इंडिया, पर फिर भी मिडिवल हिस्ट्री के अंदर उसकी जो भी सिग्निफिकेंस है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते। ये हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहे थे। हम चूंकि चौहानों का इतिहास पढ़ रहे थे, हमने उनकी एक रियासत सपादलक्स उठाई थी, जो कालांतर में अजमेर अपनी राजधानी ट्रांसफर कर लेती है। हम उनकी एक और बड़ी रियासत के बारे में पढ़ेंगे, जिस रियासत का नाम है रणथंभोर, जिसके एक राजा को पूरा भारत